पिछले क्लास में हम लोग गॉसेस लॉ के हेल्प से किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होता है वो सीखे थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको डील करेंगे। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल से गुजरिएगा आपका दिमाग खोलेगा। तो ये एक ट्यूब है जिसके कॉर्नर पर आप क्या किए हैं कि एक चार्ज रख दिए हैं, या उसके साइड पर आप चार्ज रख दिए हैं, ठीक है। साइड बोलिए या एज बोलिए, बात एक ही है। या उसके फेस पे आप चार्ज रख दिए हैं, या उसके सेंटर पर या उसके अंदर में क्या किए हैं आप चार्ज रख दिए हैं। तो कितना पार्ट अंदर होगा चार्ज का वो जानना पड़ेगा। जैसे कि आप कॉर्नर पर चार्ज को रखे हैं तो पूरा पार्ट अंदर में है क्या? नहीं है, कुछ पार्ट अंदर में है, कुछ पार्ट बाहर में है। तो फ्लक्स जो कैलकुलेट होगा वो किसके कारण कैलकुलेट होगा? अंदर वाले पोर्शन के कारण कि बाहर वाले पोर्शन के कारण? अंदर वाले पोर्शन के कारण। ये बात समझ में आया? अब यहां समझना जी, सॉलिड एंगल में भी टीचर पढ़ाते हैं, यहां भी पढ़ाया जा सकता है कि उसका कितना पार्ट अंदर है, तो कैसे, क्यों इतना ही अंदर है। लेकिन रूम बना बना करके समझाएंगे ना तो एग्जाम में रूम में बनते रह जाओगे, सवाल नहीं बनेगा। तो इस चीज को आप समझिएगा कि ये वाला बताया जाता है कि कॉर्नर पर है तो वो क्यूब है, तो एक रूम इधर बना दो, एक रूम इधर बना दो, एक रूम उधर बना दो, तो आधा कवर कर दिया। फिर 4 रूम और ऊपर बनाओ तो पूरा कवर किया, तो 8 रूम मिल करके पूरा कवर किया, तो एक रूम का 1/8 हिस्सा गया। ये सब नौटंकी नहीं करना है, आपको ओवरऑल याद रखना है क्या कि अगर क्यूब के कॉर्नर पर अब चार्ज को रख दीजिएगा तो इसका 1/8 पोर्शन है जो कि अंदर में रहेगा। मतलब अगर इस पर क्यू चार्ज है तो Q/8 अंदर रहेगा, बाकी 7/8 पोर्शन बाहर रहेगा। तो अगर क्यूब से फ्लक्स निकालिएगा तो उसमें किसका रोल होगा? अंदर वाला का कि बाहर वाला का? अंदर वाले का। यह समझ में आ रहा है कि क्यों हम इंटरेस्टेड है कि अंदर में कितना है? क्योंकि फ्लक्स जो कैलकुलेट होगा क्यूब से वो अंदर वाले पार्ट के ही कारण होगा। यह भी याद आपको रखना है कि अगर साइड पर किसी चार्ज को रख देगा तो उसका 1/4 होगा जो कि क्या होगा? उसके अंदर में होगा। अरे बोलो यार, यहां भी बताया जाता है कि ये क्यूब है तो साइड पर रख दिया तो 4 रूम बनाइएगा तो कवर कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब होता है, लेकिन कंपटीशन के व्यू से आपको याद रहना चाहिए तभी डील होगा। तो कॉर्नर पर रहेगा तो 1/8 पोर्शन अंदर रहेगा, रट जाना है। साइड में रहेगा तो 1/4 पोर्शन होगा, ये भी रट जाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? फेस पर होगा तो फेस पर तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अगर ऐसे रख देंगे तो आधा बाहर आधा अंदर होगा। तो इसमें क्या होगा कि हाफ पोर्शन अंदर होगा, हाफ पोर्शन क्या होगा? बाहर होगा। और अगर जो सेंटर पर रख दिए या इसके अंदर में कहीं पर अगर रखे, जैसे कि यहाँ पर सेंटर पर बताया गया है, ठीक है, तो 100% है जो कि अंदर में रहेगा। अच्छा एक चीज समझना जी, यहां दिया है बॉडी सेंटर, अगर फेस सेंटर देगा इसका मतलब फेस पर बात किया है तब 50% अंदर 50% बाहर रहेगा। ये समझ में आया? अच्छा, ना तो बॉडी सेंटर बोलेगा ना तो फेस सेंटर बोलेगा, तब क्या माना जाएगा? सेंटर का मतलब तब माना जाएगा अंदर वाला। लेकिन ये समझ में आया कि अगर फेस सेंटर देगा तो इसको समझिएगा, तो आधा अंदर रहेगा आधा बाहर। तो ये रटे हुए रहना है आपको कि यहाँ पर रहेगा तो 1/8 रहेगा अंदर में, यहाँ पर 1/4 रहेगा, यहाँ हाफ रहेगा, यहाँ टोटल रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये भी रटे हुए रहना है आपको कि किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, 6 फेस होता है और 12 साइड होता है। इसका जरूरत कब पड़ेगा? जैसे कि आपको बोल देगा कि पूरे कॉर्नर पर है जो कि इतना चार्ज दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या कॉर्नर है। तो वो गिन भी सकते, लेकिन गिनने वाला नौटंकी नहीं करना है, याद ही रखना है कि 8 कॉर्नर होता है, 6 फेस होता है, 12 साइड होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एज का बात करेगा तो किसको देखोगे? साइड को। ये समझ में आ रहा है ना? तो बस ऐसे ही है, खाली देख लो। इसका सॉलिड स्टेट में भी यूज होता है, समझ आ रहा है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन निकालने में। तो आपको याद रहे तब ये क्वेश्चन बनेगा, ये नहीं कि सोच करके बनाएंगे तो उतना टाइम नहीं कंपटीशन में। तो अगर जो बॉल पर क्यू चार्ज है, अरे बॉल बोले चाहे पॉइंट चार्ज बोले, समझ। अच्छा ये नहीं सोचना कि पॉइंट चार्ज रहेगा तो जस्ट अंदर या जस्ट बाहर रहेगा, कॉर्नर पर रखेगा, इसका मतलब आपको समझ जाना है किसी कंसेप्ट का यूज कर रहा है। बोलो यार। तो अगर बॉल पर क्यू चार्ज है तो कॉर्नर पर अगर रखिएगा तो 1/8 अंदर में रहेगा, तो चार्ज भी जितना रहेगा उसका 8 पोर्शन अंदर में होगा। अगर चार्ज टोटल 2Q रहता और कॉर्नर पर रखते तो 2Q/8 करते। वैसे ही फेस पर रहेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? तो Q/2 हो जाएगा।
साइड पर रहेगा या एज पर रहेगा तो q/4 अंदर हो जाएगा, सेंटर पर रहेगा तो पूरा हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है, एक बार गुजार दिया गया। बोलो जी। तो एक सवाल देखो यहाँ पे, ये एक क्यूब है जिसमें चार्ज को सजा दिया है, तो आपको बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो फाई टोटल किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है कि क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो कितना चार्ज अंदर में है, तो कॉर्नर पर देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कॉर्नर पर चार्ज दे दिया। अरे वो बोला नहीं है इस कारण से, अगर बोलता कि सब कॉर्नर पर 2q चार्ज दिया गया तो हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि 8 कॉर्नर पर 2q चार्ज दिया गया। तो एक कॉर्नर पर 2q दिया है, तो उसका कितना पोर्शन अंदर में रहेगा? ये एक कॉर्नर पर जो रहेगा उसका अंदर वाला पार्ट है। अरे बोलो यार, अब वैसा वैसा कई कॉर्नर है? 8। तो इतना चार्ज हो गया कॉर्नर के कारण अंदर, प्लस ये वाला कहां पर है? एज पर है कि फेस पर है? सोच के बोल रहे हैं, एज पर है। तो इसका कितना पार्ट अंदर में रहेगा? q/4 रहेगा, 1/4 अंदर रहेगा। और ये वाला कहां पर है? फेस पर है, तो -q/2। ये समझ में आया? इतना बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसी को आप डील कर लीजिएगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 2q हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा -q/4। तो -q/4 हो जाएगा, तो कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 7q/4 आ जाएगा बाई एप्सिलॉन। वो तो कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत लग रहा है? समझ में आया ना? जैसे आपको बोलता क्या कि सब कॉर्नर पर इतना चार्ज दे दिया गया, सब फेस पर इतना चार्ज दे दिया गया। अरे बोलो यार, तो आपको समझ जाना है कि कैसे प्रोसीड करना है। जैसे सब फेस पर अगर जो देता -2q चार्ज देता, तो टोटल 6 फेस ना है जी, समझ रहा? तो एक फेस पर देता -2q, तो उसका -2q/2 रहता अंदर में एक फेस के कारण। तो वैसा ऐसा 6 है, तो मल्टीप्लाई करते। हम ये नहीं बोल रहे कि सब भी पर दे देगा। देखे ना कि यहाँ पर एक के फेस पर दिया, हो सकता है 2 फेस पर देता, हो सकता है 3 फेस पर देता। अरे बोलो यार, तो कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसको देखते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है कि क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो आपको फ्लक्स बताना है एक फेस से। किससे बताना है? एक फेस से फ्लक्स बताना है। तो इसको कैसे डील करेंगे? तो ये समझ में आ रहा है कि अगर क्यूब के सेंटर पर चार्ज है, ऐसे है क्यूब, ठीक है, तो सेंटर पर चार्ज तो नहीं लग रहा है कि इससे जो फ्लक्स निकलेगा, तो जितना इससे जाएगा उतना ही इससे भी जाएगा, उतना ही इससे जाएगा, उतना ही इससे जाएगा, उतना ही इससे जाएगा। अरे सेंटर पर है तो किसी एक से ज्यादा क्यों जाएगा? अगर एक से ज्यादा जाएगा, दूसरा वाला क्या है कि हमें क्या कमी रह गया है? अरे बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिसिटी से पता चल जाएगा कि सबसे बराबर बराबर जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हाँ, अगर एक के नजदीक ये रहता, एक फेस के ये नजदीक रहता, तो उस फेस से जाया जाता, दूसरे फेस से कम जाता। लेकिन यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है, तो ये समझ में आ रहा है कि किसी रूम के सेंटर पर आप है तो सब तरफ तो बराबर है ना दूरी पर होगा जी। तो सिमेट्रिसिटी से आया, सब में बराबर जाएगा। तो इसमें कितना जाएगा? तो इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा q/ε0, q/ε0 वो 6 फेस से न जाएगा जी। इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो कहाँ जाएगा? 6 फेस से जो कि गुजरेगा। तो एक फेस को कितना मिलेगा? तो टोटल का 1/6 मिलेगा उसको। ये तो कॉमन सेंस का बात है। तो फ्लक्स थ्रू 1 फेस ये किसके बराबर हो जाएगा? तो q/ε0 जो निकलेगा वो टोटल से निकलेगा, 6 से। तो एक से कितना निकलेगा? तो उसका 6 पोर्शन निकलेगा। तो ये हो जाएगा q/6 एप्सिलॉन। अच्छा, ये बोलता फ्लक्स थ्रू क्यूब, तब क्या बोलते बताओ तो आप q/ε0 बोलते। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आया कि सेंटर पर रखेगा, सेंटरे पर रखेगा तो इससे जाएगा q/6 एप्सिलॉन। अगर जो और अगल बगल रख देगा तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं होगा। अरे बोलो यार, ये रूम से भी हम दिखा सकते थे घूम कर करके, लेकिन चूंकि वीडियो बन रहा है तो कैमरा नहीं घूमेगा ऐसे। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो,
दिया हुआ है फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर। तो इस हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। अब इसके सेंटर पर क्या रख दिया है, चार्ज रख दिया। अब एक बात समझना, तो तुमको बताया था ना कि जब चार्ज रहेगा तो गॉसेस लॉ के हेल्प से क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, चाहे क्लोज रहे चाहे ओपन रहे। लेकिन गॉसेस लॉ तो लगता है क्लोज के लिए, तो ओपन भी रहेगा तो हम लोग उसको क्लोज बना देने का प्रयास करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये हेमीस्फीयर, इसके सेंटर पर ये चार्ज है, तुम डायरेक्ट बोलोगे क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं। गॉसेस लॉ के लिए क्या होना चाहिए, पहले सरफेस का क्लोज होना जरूरी है। तो क्या है कि एक हेमीस्फीयर ऐसे है ना जी, तो अपने मन से एक हेमीस्फीयर ऊपर से हम लोग मान लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अपने मन से एक हेमीस्फीयर अगर आप ऊपर से ऐसे मान लीजिएगा तब तो ये पूरा क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो इससे निकलेगा इसका चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट टोटल। तो इससे ज्यादा जाएगा कि इससे ज्यादा जाएगा, बढ़ाना जा चुकी है, सेंटर पर नहीं लग रहा है, जितना इससे जाएगा उतने में उससे जाएगा जी, सिमेट्रिसिटी से। तो हमको इससे मतलब है, तो कितना फ्लक्स निकलेगा बताओ तो। हाँ, तो हो गया फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर। अरे बोलो यार। तो टोटल फ्लक्स इससे कितना निकलेगा, इतना, जिसका आधा इससे जाएगा आधा उससे जाएगा, तो बाई 2 यही वाला कर लीजिएगा तो चल आएगा। समझ में आ रहा है। ये सब क्वेश्चन देखा हुआ ही आएगा। गॉसेस लॉ में जो क्वेश्चन रहेगा वो देखा हुआ ही आएगा इस तरह का, जब ओपन रहता है क्लोज बनाते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर क्यूब भी आधा काट कर करके अलग कर देगा और तब यहाँ चार्ज रखेगा, बोलेगा इससे कितना जाएगा, तो आधा पोर्शन इधर है तो आधा पोर्शन अपना मन से ऊपर में लगा देंगे, तो टोटल कवर हो गया। तो टोटल का आधा ही पोर्शन जाएगा आधा से। सिमेट्रिसिटी से समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक चीज समझना जी कि ये सेंटर पर रहे तो सेंटर से कुछ दूर पर रहता, तो इसको घेर तो तुम सकते थे, तो टोटल से जाएगा इतना बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसका आधा इससे जाएगा आधा इससे जाएगा। सिमेट्रिक रहेगा कब, जब इस सेंटर पर रहेगा। तो अगर इसको तुम यहां पर कर दो तब नहीं लगेगा कि इसमें ज्यादा घुसा हुआ है इसमें कम घुसा हुआ है, तो बराबर बराबर जाएगा। बताओ तो किससे ज्यादा जाएगा, ऊपर वाला से ज्यादा जाएगा, ये पता चल रहा होगा, लेकिन बराबर नहीं जाएगा जी, तो वो डील भी नहीं होगा। वो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से डील होता है। अभी तक क्या समझ में आया कि आपको देगा सेंटर ए पर, तो ऐसे घेर करके कर लेंगे। बोलो यार। तो इस ढंग का क्वेश्चन डिट्टो आ जाता है, कोई दिक्कत लग रहा। अब कुछ रिजल्ट है जो आप याद रखिएगा, जैसे बोलेंगे वैसे ही सोच के याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि आएगा तो डायरेक्ट आप मार दीजिएगा। अदरवाइज आप क्यूब बनाइए तो इसमें तो बन भी जाएगा, अब इसमें तुम बनाने लगोगे। और समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि अपने 8 वो क्यूब तुम बना, तो समझाने में बड़ा मन लगता है, सुनने में भी आदमी को मन लगता है, लेकिन कंपटीशन में सवाल वैसे नहीं बनता। कंपटीशन में जब भी सवाल बनेगा तो हर हालत में याद रहेगा, तभी बनेगा। समझ में आया। तो ये तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्या दिया है कि एक कॉपी देगा जल्दी, ऐसे है, ठीक है। तो ये ए है, ए है, ए है, ए, ये रंबस दिख रहा होगा, रंबस है ना, क्या है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन मानना है क्या, स्क्वायर है। तो इस ए है, ए साइड लेंथ कितना है, तो इसके सेंटर से a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, a/2 बड़ा परपेंडिकुलर है फेस से। अरे यार a/2 ऐसे भी हो सकता है, सेंटर से दूरी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी ना हो सकता है। लेकिन क्या हम लोग को देखना है, इस फेस के सेंटर से a/2 दूरी पर, अगर ये a है तो मैंने ओवरऑल ये बोला गया कि जितना साइड लेंथ है ना उसके आधा लेंथ पर इसके सेंटर से रहे। जैसे कि ये 2a दे देगा तो इसके सेंटर से कितना पर रहे, a दूरी पर रहे। ये 3a दे दिया इसके साइड लेंथ, तो ये कितना पर रहे, हाँ 3a/2 पर। ये बात समझ में आ रहा है। तो उसके ढंग से कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि अगर इसका साइड लेंथ a है तो इसके सेंटर से a/2 दूरी पर जो परपेंडिकुलर भी होगा वहां पर अगर q चार्ज रख दीजिएगा तो इससे q/6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा। रीजन वही है कि इसके सेंटर से a/2 पर रखे ना जी, तो तुम यहां पर भी एगो लगा दो, यहां भी लगा दो, ऐसे करके लगा दो तो a का लगेगा, और ऐसे करके बंद कर दिया। तो समझ में आया कि ये a ना हुआ जी।
तो इसके यहां से a बाई 2 था, समझ में आया कि ये सेंटर हो गया। बोलो यार, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो 6 से जाएगा, तो इससे कितना जाएगा, उसका 6 भाग जाएगा इससे। समझ में आया? ये सब सोचना नहीं है, रटा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पता भी चल गया। अब इसमें करेंगे तो बड़ा हुआ डायग्राम बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर है तो पहले इधर क्यूब बनाओ, फिर इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, फिर उसके ऊपर में बनाओ, क्यूब में बनते रह जाओगे। तो इसको कैसे रटना है कि कोई स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ अगर a है, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलरली a बाई 2 दूरी पर अगर आप चार्ज रखिएगा तो कितना फ्लक्स इससे पास होगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट पास होगा। ये आपको क्या करना है, याद ही रखना है। ये समझ में आया कि a बाई 2 रट नहीं लेना, वो जितना है उसका हाफ। अरे बोलो यार, इसका हाफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है? आएगा तो डिट्टो आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है समझना, ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर ही है जिसका साइड लेंथ कितना है, a है, और इसके कॉर्नर से a ही दूरी पर परपेंडिकुलरली, इसमें क्या था, स्क्वायर था, और सेंटर से a बाई 2 दूरी पर परपेंडिकुलरली प्लेन के यहां पर एक स्क्वायर है, कॉर्नर से कितना दूरी पर, a दूरी पर, मतलब जितना साइड लेंथ है उतना ही दूरी पर परपेंडिकुलरली क्या रखे, एक चार्ज Q रखे। अरे बोलो यार, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा इस चार्ज के कारण, तो यह बराबर होगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। कैसे, वो छोड़ दो, अदरवाइज 8 वो क्यूब बनेगा, हम बनाने वाले हैं भी नहीं। तो ये समझ में आया क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि कंपटीशन में याद कर करके आपको बनाना। अरे बोलो यार, तो आएगा तो यही दोनों आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक चीज समझना जी, ये वाला जो है वही वाला है ये वाला, बस यहाँ पर आपको अलग देगा। यहाँ क्यूब का एक साइड दिख रहा है, यहाँ पर अपने से सोचना है। अरे यहाँ पे वही ना था जी कि इसके सरफेस से a बाई 2 दूरी पर परपेंडिकुलरली एक चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ डायग्राम बना हुआ है तो दिख रहा है, यहाँ पर डायग्राम नहीं बना हुआ तो नहीं दिख रहा है, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो वो सब कुछ नहीं करना, सीधे रट जाना है क्या कि क्यूब के सेंटर पर रखिएगा तो एक फेस से Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट पास होगा, और टोटल से कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन। देख लेना कि पूछ किससे रहा है, एक फेस से पूछ रहा है या क्यूब से पूछ रहा है। आपको जरूरी है कि एक फेस से पूछेगा, हो सकता है 4 फेस से इसे पूछता, सेंटर पर रख देता तो एक फेस से Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 4 फेस से Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 होता। बोलो यार, तो क्यूब से पूछा कि फेस से पूछा, समझ आ रहा है कि नहीं? कि 3 फेस से पूछा, वो क्वेश्चन देखोगे उसको डील करोगे। बोलो यार, और इस दोनों को डायरेक्ट रख जाना कि कोई स्क्वायर प्लेट के, हम ये नहीं बोल रहे कि प्लेट एकदम भर ले रहे, वो खाली भी रह सकता है, स्क्वायर है। समझ में आया? तो ये स्क्वायर है, उसके सेंटर से a बाई 2 दूरी पर, अगर उसका साइड लेंथ a है तो परपेंडिकुलरली, समझ में आ रहा है, Q रखिएगा तो पास करेगा कितना, Q बाई 6 एप्सिलॉन। हम Q रखे, वहां 2Q 4Q जो रखेगा तो Q के जगह पर उसको पुट करिएगा। और कोई स्क्वायर के कॉर्नर से a ही दूरी पर, माने अगर इसका 4a अगर देता तो भी 4a होता, परपेंडिकुलरली अगर कोई चार्ज को रखिएगा तो उतना बटा 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है जो कि पास होता है। बोलो यार, तो इसको करके दिखाया जाता है कि 8 वो क्यूब बनाता है तो पूरे फेस से Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होता है, और फिर सिमेट्रिसिटी लगता है तो 1/4 होता है। वो सब जानना नहीं है, आपको रट जाना है। बोलो यार, चलो अब यहां देखो, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आना चाहिए। क्या कि यहां पर चार्ज रख दिया है क्यूब, तो अगर आपसे पूछता कि क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपको पहले ने बताया जी कितना, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यूब से पूछेगा तो बोलो यार, यहां पर आपको क्या किया है कि क्यूब से नहीं पूछा है टोटल, आपको अलग अलग फेस से बात किया है, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा सबसे। वो कब होता है,
जब सेंटर पर क्या होता है, चार्ज होता है, तब हर से Q/6 होता है। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि सेंटर पर अगर -Q देगा तो -Q/6 होगा, ये सब तुम समझ रहे हो। तो अभी तक क्या पूछा गया है, कॉर्नर पर Q चार्ज है, तो बताइए कि टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो अंदर में है Q/8, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, Q/8 एप्सिलॉन। कोई दिक्कत लग रहा है? और सेंटर पर भी देता था तो टोटल भी पूछ सकता था या एक फेस से देता था, पूछता था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर कॉर्नर पर रख दीजिएगा तो इसमें 6 गो फेस है ना जी, तो आपको बताना है कि उस 6 गो फेस से इंडिविजुअली कि इस फेस से कितना पास होगा, इस फेस से कितना पास होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ क्या है कि यहाँ पर Q चार्ज आप रख दिए तो A B C D से कितना फ्लक्स पास होगा। जैसे कि इस फेस का बात किया अभी तत्काल, इस फेस का बात किया, ये समझ में आ रहा है। और ये क्या दिया हुआ है जी, BCFE, इससे भी पूछ रहा, दोनों के एक के साथ पूछ रहा है, अलग अलग करके। और क्या दिया देखिए तो ADHG, ये वाला फेस का बात किया। और GEFH, इस फेस का बात किया। तो बताना है कि किससे किससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो इसको आप पहले तो रट जाएंगे, एकदम रट ले रहना, फिर हम समझा देंगे। समझाना भी बड़ा आसान है पहले, लेकिन रट जाना कि अगर कॉर्नर पर रख दिया तो टोटल तो होगा ही कितना, टोटल क्यूब से Q/8 एप्सिलॉन। लेकिन अगर एक फेस से पूछेगा तो वहां पर 2 केस बनेगा। जो फेस उस चार्ज से टच में रहेगा उससे 0 फ्लक्स पास होगा। कैसे वो हम बता रहे हैं, पहले रख जाना। और जो फेस उससे टच में नहीं रहेगा तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, Q/24 एप्सिलॉन। अब कैसे होता है वो देखते हैं। तो पहले हम Q/24 एप्सिलॉन वाला ही बात करते हैं। ऐसे समझना, चार्ज यहां पर है और इस फेस को देखो, क्या ये वाला फेस इस चार्ज से टच में है कि नहीं? हाँ नहीं बोल देना यार, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको तुम ऐसे सोचो, ये कहानी क्या है जी कि ये एक स्क्वायर है, अरे बोलो यार, स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ कितना होगा, AA होगा कुछ, और एक कॉर्नर से A ही दूरी पर है और सरफेस से परपेंडिकुलर है। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, ये वाला कहानी मैच कर गया, नहीं मैच किया। अगर इससे टच में नहीं है तो या तो ये वाला या तो ये वाला है, अरे बोलो यार, या तो ये वाला पोर्शन उधर अंदर में ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी के हेल्प से हम समझा रहे हैं आपको कि ये AA साइड लेंथ का स्क्वायर है, रंबस नहीं है। वो डायग्राम बना हुआ वैसे, ये कि ये वाला ऐसे होगा, ये समझ में आया। और इससे A दूरी पर ही एक चार्ज रखा हुआ है, तो ये कंडीशन मैच किया कि नहीं? तो ये समझ में आया कि Q/24 एप्सिलॉन होगा। अरे बोलो यार। और इससे तो हो गया, ये समझ में आ रहा है कि अगर इससे बात करते तो वही होता कि ये वाला क्या होता, सरफेस होता स्क्वायर वाला, इसके एक कॉर्नर से A दूरी पर होता। वैसे ही तुम इसको भी देख सकते थे कि ये वाला जो AA है, इसके कॉर्नर से A दूरी पर, एक्चुअली डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ऐसे ना होगा जी? अरे ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, वो तुम समझ रहे हो, बस बताने की जरूरत नहीं। तो ABCD जो है उस चार्ज से टच में नहीं है, तो आप ऐसे शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं कि उससे कितना फ्लक्स पास होगा। इसके कारण अगर कोई और चार्ज रहता तो उसको भी देखते, तो कितना होगा Q/24 एप्सिलॉन। कोई दिक्कत लग रहा है? देखो तो BCFE इससे टच में दिख रहा होगा आपको? हाँ नहीं दिख रहा है, ये ऐसा ना है जी, तो कितना फ्लक्स पास होगा इसे, Q/24 एप्सिलॉन। और जो फेस इससे टच में, जैसे ये वाला टच में है कि नहीं, ये वाला टच में है कि नहीं, और ये वाला टच में है कि नहीं,
तो उससे 0 पास होगा। उसका एक्सप्लेनेशन समझना कि बैग लाइए, बैग लाइए, बंद कर दीजिए, पूरा मटेरियल जो बाहर कर दिया। और नंबर 1 नहीं भेज रहा है कभी, मैं से जो गिरने लगेगा। यहां समझे गए? समझना जी, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो पहले दिखा देते हैं रैंकर्स क्लास है, याद रखा समझना। पहले ऐसे है, ये क्यूब नहीं है क्यूबॉइड, लेकिन अभी तत्काल क्यूब मानो। अब यहाँ पर जो चार्ज रहेगा, यहाँ पे इस जगह पर जो चार्ज है, ठीक है, इस फेस के बारे में देखना है। तो नहीं लग रहा है इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर जाएगा, लेकिन इससे जो इस इधर आएगा तो ये इसे टच ना करेगा जी। अरे यहां से ऐसे समझो, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, यहां पर जो चार्ज है तो इसके कारण जो भी फील्ड इस पर आएगा वो ऐसे जाएगा कि घुस के जाएगा इसमें। ये समझ में आ रहा है कि क्या होगा कि इससे जो भी निकलेगा वो ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे ना जाएगा, इसमें घुसेगा जी। समझ में आया? कोई भी फेस यहाँ पर रहेगा, ये वाला है वो फेस रहता तो इससे ऐसे ना जाता जी। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ज्यादा ठीक। क्यों? आपको क्या करना होगा, रट जाना है कि जो फेस टच में रहेगा उससे कितना फ्लक्स पास होगा, 0। रीजन समझ में आया? क्योंकि इससे जो निकलेगा फील्ड वो एकदम, समझ में आ रहा, ऐसे, तो इससे जो निकलेगा वो ऐसे ना जाएगा जी। और जो इधर जाएगा उसमें घुसबे नहीं करेगा, जो ऊपर जाएगा उसमें घुसेगा ही नहीं। इसी कारण से जो भी इसके टच में है, तो एगो ऐसे टच में है, एगो ऐसे टच में, एगो ऐसे टच में है, तो इससे जो निकलेगा वो ऐसे जाएगा, इधर वाला से ऐसे जाएगा, इधर वाला से ऐसे जाएगा। ये समझ में आया? नहीं में पता चला तो इसको रटे हुए रहना, आ जाएगा सवाल। तो जो भी बताया गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सब एकदम रटा हुआ रहना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? मैंने रटना ये नहीं कि हनुमान चालीसा ऐसा हम बोल रहे, थोड़ा सोच के रट जाना कि क्यूब के कॉर्नर पर दे दिया तो जो उसके टच में है उससे 0 पास होगा, और जो टच में नहीं है साइड, सॉरी फेस जो टच में नहीं है, तो 3 फेस टच में रहेगा और 3 फेस टच में नहीं रहेगा। समझ में आया? अच्छा, ऐसा भी दे सकता था, यहां भी दे दिया और यहां भी दे दिया, तो किसी फेस से पूछेगा तो देख लेना उस फेस से कौन टच में है। अगर उस फेस से दोनों टच में है तो दोनों करंट 0 जाएगा। उस फेस से कोई टच में नहीं है, इसका मतलब वो बाकी वाला पार्ट का हिस्सा है, Q/24 एगो करंट, फिर दूसरा करंट भी जाएगा, जो भी चार्ज देगा। हम एक चार्ज के हेल्प से समझा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन अभी तक किसी में नहीं पूछा है, पूछेगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ। अरे बोलो यार। और ये क्वेश्चन भी है जो कि पूछे हुए, केवल यही है वो क्वेश्चन बाकी रह गया है कि कॉर्नर पर दे करके फेस से नहीं पूछा है। समझ में आया? तो आई होप क्लियर हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? चलो अब यहां देखिएगा जी लोग, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। कैसे देखिएगा? ध्यान से देखिएगा। क्या कि जो आप कल पढ़े थे ना, तो आपको लगा होगा कि क्लियर हो गया। आपको पढ़ाए थे ना इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ई टोटल के कारण होता है। तो ये सच बात है, अंदर बाहर दोनों कारण होता है जी, तो ये सच है। लेकिन इसको देखिएगा तो थोड़ा सा और कंसेप्ट थोड़ा सा खुलेगा, और है जो कि अलग अलग आपको दिखेगा। समझिए, यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q4 है और -Q3 है, ठीक है, जो भी वहां पर लिखा हुआ। और ये बोला गया है कि E1 इंटेंसिटी इसके कारण माना जाएगा, E2 इंटेंसिटी -Q2 कारण माना जाएगा, E3 इसके कारण माना जाएगा, E4 इसके कारण माना जाएगा। अरे बोलो यार। तो आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds इस सरफेस पर, सरफेस का मान S दिए हुए, तो इसका मतलब आपको क्या कह रहा है? फ्लक्स निकालो S1 से। इसका मतलब समझ में आया कि क्या बोल रहा है? फ्लक्स निकालो जो किससे? S1। पहले S1 बोल दिए थे क्या? S1 नहीं, ये क्या बोल रहा है कि ई वेक्टर डॉट ds इंटीग्रेट
जो कि क्या है, क्लोज है। मतलब क्या हुआ कि क्लोज सरफेस एस से क्या करना है हमको, फ्लक्स निकालना है कि इंटेंसिटी निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो वो बराबर होगा उसके अंदर में है जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस S के अंदर में कौन है, Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो क्या हम सिखाए इसमें कि जब तक E के बारे में नहीं बोलेगा तो E सब के कारण मानना है। मतलब ये नेट इंटेंसिटी है, अंदर बाहर सब के कारण, लेकिन फ्लक्स जो होगा वो केवल अंदर वाला कारण होगा। तो तुम बोलोगे काहे इतना गलत चिल्ला चिल्ला करके आप फाड़ के बता रहे हो, तो कल भी आप बताए थे। यहाँ समझना, क्योंकि ये नहीं देते ना, डायरेक्टर यही बोलते तो वो डिफरेंस नहीं देखता तुमको। अब ये क्या है कि केवल ई नहीं दिया है, ई को लिख दिया। तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि जिसके कारण इंटेंसिटी है उसके कारण हमको फ्लक्स निकालने के लिए बोल रहा है क्लोज सरफेस एस पर। पहले क्या था कि ई किसके कारण था, सब के कारण था, अंदर बाहर सब के कारण। अब क्या है कि यहां पर लिख दिया है कि इंटेंसिटी Q1 के कारण है, Q4 के कारण है, बोलो यार, और माइनस Q3 के कारण है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो अब उसके कारण फ्लक्स बताइए। तो कैसे देखेंगे कि जो अंदर में चार्ज है बटा एप्सिलॉन, अरे बोलो यार, और वो चार्ज का यहाँ पार्टिसिपेशन है कि नहीं ये भी देखेंगे। ये बोल रहा है कि फ्लक्स निकालो Q1 के कारण, Q4 के कारण और माइनस Q3 के कारण। किस सरफेस पर, एस सरफेस पर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो Q1 के कारण जब तुम निकालोगे तो Q1 अंदर में है कि नहीं है, तो उसके कारण हो जाएगा इतना बटा एप्सिलॉन नॉट। E4 है Q4 के बाद, Q4 के कारण इसमें फ्लक्स निकालना है, कहां है, बाहर। तो कितना होगा, 0 प्लस E3 मतलब माइनस Q3 के कारण इससे निकालो, तो माइनस Q3 बाहर ना है जी, तो ये क्या हो गया, 0। तो कितना आ गया, Q1 बाई एप्सिलॉन। इसमें ई देगा ना बच्चा को, बच्चा क्या कर देगा कि Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट मार देगा, क्योंकि उसको दिखेगा अंदर में वो। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ई के बारे में नहीं बोला, तो वो बोला है कि सब के कारण फ्लक्स निकालो, अंदर बाहर सब के कारण। लेकिन बाहर वाला कारण 0 होता था, अंदर वाले के कारण Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हर एक चार्ज के कारण अंदर वाला के Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको कोई ऐसे भी देख सकता है जी कि ये क्या बोला, किसके कारण फ्लक्स निकालना है। यहाँ कुछ नहीं बोला मैंने, नेट इंटेंसिटी मतलब सब चार्ज के कारण फ्लक्स निकालो। तो ये अंदर में कि बाहर में, तो उसके कारण फ्लक्स हो जाएगा इतना। ये समझ में आया? चलो, इसके कारण तो हो गया, इसके कारण ये अंदर में कि बाहर में, अंदर में, तो उसका वाला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया? क्या ये बोल रहा है कि केवल ये दोनों कारण निकालो? ये बोल रहा है नेट इंटेंसिटी है तो सब का इंटेंसिटी है, तो सब चार्ज को कंसीडर करोगे। ये माना बाहर में है तो इसके कारण इंटेंसिटी है, फ्लक्स 0 है, तो ये 0 हुआ। ये वाला ये बाहर में है, इसके रिस्पेक्ट में हम अभी S ना नाम दिए हैं, तो ये 0 हुआ। तो ये समझ में आया कि यही वाला ऐसे हो जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इस चीज को समझिएगा कि जब तक इंटेंसिटी के बारे में नहीं बोलेगा तब तक वो नेट इंटेंसिटी है। मतलब सब चार्ज के कारण फ्लक्स निकालने बोला, होगा नहीं, बाहर वाला कारण तो 0 होगा। तो ऐसे करते थे। यहां पर क्या किया, Q बोला है Q1 Q4 और माइनस Q3 के बारे में सोचो। समझ में आ रहा है कि नहीं? Q2 के बारे में सोचने ही नहीं बोल रहा है, तो अंदर है या बाहर हमको नहीं मतलब है। समझ में आ गया होगा? पता है तुमको नहीं बताया जाता, डायरेक्ट ये दे देता ना, तो बच्चा सोचा करे यार अंदर में तो है तो होगा करेगा फ्लक्स, तो अंदर में है तो फ्लक्स होगा, लेकिन आपको पूछ नहीं ना रहा। अरे बोलो यार, इसको कोई टीचर तोड़ के भी बता सकते हैं जी। क्या कि इसको ऐसे कर लोगे, इंटीग्रेशन E1 वेक्टर डॉट ds
प्लस इंटीग्रेशन E4 वेक्टर डॉट ds, लेकिन हम तोड़ के नहीं बता रहे, जिसके जिसके कारण अंदर में इंटेंसिटी रहेगा सब के कारण फ्लक्स देखना है, हम नहीं बोल रहे होबे करेगा। बोलो यार, समझ में आया? एक बार फिर से, क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि गलती कर दो। जिसके कारण इंटेंसिटी है फ्लक्स, सब के कारण देखना है, हम ही नहीं बोल रहे सब के कारण होगा, सब के कारण देखना। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ नेट इंटेंसिटी है तो हम सब के कारण देखे, तो सब के कारण देखे तो केवल अंदर लगा हुआ बाहर का जीरो। इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसा बता दिया जाता है कि जब तक वो इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोले तो डायरेक्ट क्यू टोटल अंदर वाला बाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग के बारे में बात करने लगे तो अलग अलग का सोचेंगे। समझ में आ रहा है? इसको देखो तो ये क्या बोल रहा है, E2 मतलब माइनस Q2 के कारण, और E3 मतलब माइनस Q3 के कारण, और E1 मतलब Q1 के कारण। तो एक तरह से हमको इंटेंसिटी फ्लक्स किसके हेल्प से निकालना है, माइनस Q2 माइनस Q3 और Q1 के कारण इस सरफेस से, देखो सरफेस का नाम दिया हुआ है, इस समझ में आ रहा काहे सिखाए थे कि नाम पड़ता है? तो बताओ तो Q2 माइनस Q2 के कारण इससे कितना फ्लक्स पास होगा, माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन प्लस माइनस Q3 के कारण इस सरफेस जीरो, Q1 के कारण इसी सरफेस से जो अंदर में है। कोई दिक्कत लग रहा है तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब तो बताइए दो, ये वाला देखो E3 और E4 मतलब इसके कारण और इसके कारण करा फ्लक्स निकालने इस सरफेस से, तो दोनों आउटसाइड में 0 प्लस 0 कुछ हो जाएगा क्या? 0 ही रहेगा। ये वाला क्या बता रहा है, Q1 के कारण और माइनस Q3 के कारण इस सरफेस से, तो इस सरफेस से बोलेगा तो इसके कारण देखना और इसके कारण देखना, तो केवल यही ना अंदर है इस सरफेस के लिए। तो ये समझ में आ रहा है कि इसके कारण देखिएगा तो 0 और इसके कारण देखिएगा तो माइनस Q3 बाई एप्सिलॉन। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। चलो इसको देख लो, E4 और E2 मतलब इसके कारण इससे नाम पता चल रहा है जी, तो इससे देखोगे तो ये दोनों तो बाहर है। अब ज्यादा क्लियर हुआ होगा कल के रिस्पेक्ट में। कल भी क्लियर था कि इंटेंसिटी सब के कारण लेते हैं, चार्ज अंदर वाला कारण लेते हैं। अरे बोलो यार, लेकिन अब और दिखा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए एग्जांपल दिया ही गया। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझना जी, ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है कि इसको रट ले रहना। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, यहां भी अप्लाई होगा और मैग्नेटिक फील्ड में भी अप्लाई वाला होगा। कि कभी कभी क्या होगा ना कि एरिया ऐसे स्थिर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी बदले, लेकिन अभी क्या बताया गया है कि एरिया वैसे ही है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना कि अपना डायरेक्शन बदलता है। पहले इधर था, अब मान लो बाद में इधर हो गया, तो इसमें फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा फ्लक्स। फ्लक्स होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ds तो स्थिर है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन E चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा ना जी। तो उसमें क्या किया जाता है कि या तो तुम फाइनल माइनस इनिशियल करो या डायरेक्ट रिजल्ट। याद रखना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज करता, एरिया भी वैसे ही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्लक्स में चेंज कितना होता है, तो डेल्टा E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आप रटे हुए रहिएगा। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ऐसे अगर सोचोगे तो तुरंत डील हो जाएगा, अदरवाइज नौटंकी होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना जी, ये वेक्टर में ही पढ़ाया जाता है कि अगर एक वेक्टर है इधर A
अब बाद में इसका डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड अभी भी ये है, तो उस वेक्टर के चेंज का मैग्नीट्यूड 2a होता है। कंफ्यूज हुए? समझना। पहले हम स्केलर के बारे में बताते हैं। मान लो कि स्पीड इधर भी था, स्पीड बाद में जस्ट उल्टा डायरेक्शन में स्पीड भी हो गया। पहले भी था, अब बाद में भी ही है। मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसका उसमें चेंज कितना होगा? तो 0। क्यों? क्योंकि स्पीड स्केलर है, तो डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले भी था, बाद में भी है, तो चेंज भी माइनस भी 0। अरे बोलो यार। लेकिन अगर वेलोसिटी इधर भी था, भी वेक्टर, अब बाद में जस्ट उल्टा डायरेक्शन में हो गया, मैग्नीट्यूड उतने भी, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अरे बोलो यार। तो इसमें पहले तुम रिजल्ट याद रखो कि चेंज जो हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 2 भी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में चेंज 2 भी का हुआ, ये नहीं बोल रहे हैं। वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसका मैग्नीट्यूड 2 भी हुआ। कैसे पता कर सकते हो? पहले तुमको हम एग्जांपल देंगे तो दिमाग खुलेगा। ऐसे वेक्टर में बताया गया है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लो कि है, मैग्नीट्यूड है 2, तो वेक्टर फॉर्मेट में तुम लिखोगे 2i का, और जब इधर हो जाएगा 2, तो वेक्टर फॉर्मेट में कितना लिखोगे? तो -2i का। तो चेंज कितना हुआ? तो तुम ऐसे करो, फाइनल हो गया -2i का माइनस इनिशियल 2i का। तो ये समझ में आया कि कितना हो जाएगा? -4i का, और उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो 4, तो 2 था, फिर बदला इधर, तो ये समझ में आया। तो इतना करना नहीं था, ये रिजल्ट स्पेशली आप याद रखिएगा। अब रोने लगेंगे हम भी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वो छोटू का नहीं दिया, वो देखो कराए के रो रहा है, दोस्त उसका बोला कि रो रहा है, नहीं मानी तो नहीं रोना है, रोएगा का है? इसका बाबू मिल गया ना, इसलिए रो रहा है। रोना नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं? जो आपको रुला दे वो आपके आंसू के काबिल नहीं है। हाँ? उससे प्यार तो नहीं करो, नफरत भी नहीं करो, तो उस लायक भी नहीं हो। सरकार इसलिए एकदम बिंदास हो, अपना खुश रहो ना। उसको लगे कह रही इतना खुश कैसे हो गया हमारे बिना? जो कह रहा था कि तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो नाच रहा है, वो जलन से मर जाए। समझ में आ रहा है? छोड़ो, जलाना इंटेंशन नहीं है उसको, ठीक है? इंटेंशन हमेशा से किसी के लिए बुरा नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये बात एकदम है ना, बहुत बड़े बड़े लोग बोल के गए क्या, जो तुम्हें रुला दे वो तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे आंसू के काबिल है वो तुमको नहीं रुलाएगा। समझ में आया? जैसे एकदम पूरा बनाओ, एकदम पनीर रोटी मशरूम एकदम खाओ, गर्दा उड़ा उड़ा के। चलो, हाँ देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसा हो जाता है। क्या हुआ? प्यार में उंगली काट करके मैं लव लेटर लिखा। अरे क्या जरूरत है लव लेटर का? वो पहले होता था, अब तो व्हाट्सएप आ गया, मैसेज कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं? लव लेटर लिखना है तो अपना उंगली काट रहा है, साला मुर्गा काटो उसके खून से लिखो। समझ आ रहा है? ऐसा मुर्गा काटना को सही नहीं बोल रहे हैं। वेजिटेरियन हमेशा ज्यादा सही होता है नॉन वेजिटेरियन से, मेरे अकॉर्डिंग, बाकी सबका अपना चॉइस। इसलिए हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि मुर्गा काटो। एक एग्जांपल दिए कि जब जरूरत पड़ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अपना नहीं हाथ काट देना। सॉस भी लगा सकते है, छोड़ो, मतलब हाथ काट दिए, आइए राखी बांध के चले गए। हाँ, लोग का ऐसा होता है कि हाथ कट जाएगा तो आएगी दुपट्टा फाड़ करके बांधेगी। अब दुपट्टा ओढ़ती कौन है? ही नहीं, कैसे बांधेगी? इस चीज को समझो। हाँ, तो यार को तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस केस में जब इंटेंसिटी चेंज होगा, एरिया वेक्टर वैसा ही रहेगा, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? तो डेल्टा ई वेक्टर
डॉट एरिया वेक्टर। इसका एक स्पेशल केस होता है जो कि हमको लग रहा है कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन में आ जाएगा, अगर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली। तो ये आपको समझ में आया था कि आंसू का बात निकल गया तो बहुत कहानी आगे बढ़ गया। नहीं ना रोगे छोटू, एकदम ना, एकदम नहीं रोना, हम बोलते रहे। हाँ एकदम कसम है, जहां रो दिया वही मर जाएगी, इसलिए रोना एकदम नहीं। हाँ, जो रुला दे उसके लिए क्या रोना, समझ रहे हो, यही फिलोसफी। जो हंसाए उसके लिए थोड़ा सा आदमी सोच भी सकता है कि बिछड़ गए तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, आंख में आंसू आ गया, वो खुशी का आंसू होना चाहिए, दुख का आंसू नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम फॉल्स परपेंडिकुलरली, माने सरफेस पर परपेंडिकुलरली गिर रहा होगा। ये समझ में आ रहा है कि थीटा 0 होगा, क्योंकि हम लोग थीटा नापते हैं नॉर्मल से ना जी। अरे बोलो यार, ये समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या सोच लोगे कि फ्रैक्शन है पास करेगा। अरे परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री आता है, दिमाग में बच्चा कहता है ई ds cos थीटा, थीटा 90 मान देगा 0। वहां पर जो थीटा होता है ई ds cos थीटा में, वो थीटा होता है नॉर्मल से, एरिया वेक्टर से। ये दिया है कि सरफेस पर परपेंडिकुलरली गिर रहा है, माने उधर के हिसाब से समझो तो 0 डिग्री से गिर रहा है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम था, इस पर गिर रहा था परपेंडिकुलरली, और वो जिसका साइड लेंथ कितना है स्क्वायर का 5 मीटर है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या स्केलर वेक्टर। तो ये समझ में आया कि पहले अगर E था तो इस डायरेक्शन में अब हो गया E, वेक्टर फॉर्मेट में माइनस ही बोलोगे। तो ये समझ में आ रहा है कि जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड 2E के बराबर होगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ डेल्टा E वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 into E हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। बोलो यार, तो फ्लक्स में चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो डेल्टा E का वैल्यू, अरे डेल्टा E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो डेल्टा E का वैल्यू हो गया मैग्नीट्यूड में 20 इनटू एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा 25 और cos थीटा। तो या तो देखो ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, तो हम बता सकते हैं कि चेंज का अगर बात करोगे तो 180 डिग्री ले सकते हो या 0, उसको हम बता सकते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट लेवल के लिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ cos 0 लिखो चाहे 180 लिखो, तो या तो 1 आएगा तो -1 आएगा, अमाउंट मारोगे तो यही ना आ जाएगा। अरे हम पूरा समझाएंगे नहीं यार, क्यों नहीं समझाएंगे? कि वेक्टर में हमको घुसना पड़ेगा, उतना थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पर तुम हम ये बोलते रहे कि अभी तत्काल तुम ऐसे समझो, ऐसे, तो ये किसके बराबर हो गया 500 हो गया। अरे यार वहां बताया जाता है कि चेंज का जो डायरेक्शन होता है ना वो फाइनल वाले की तरफ होता है। अगर एक के लाइन में है तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा, अब तो ना वेक्टर में फिर बोलने लगेंगे हम, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो अगर दिस माइनस दिस करना रहेगा, बताया था ना कि माइनस को ऐसे कर देते हैं, आई दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं इधर होगा। लेकिन अगर एक ही लाइन पर हो तो चेंज मैंने पहले इधर था बाद में इधर हो गया। अरे बोलो यार, तो चेंज का डायरेक्शन फाइनल वाले की तरफ होता है। तो वो सब हम पूरा बताएंगे तो हम बता सकते हैं कि 0 होगा कि 180 होगा, सब कुछ दिखा सकते हैं। हम बोल रहे तुम ये कोई रिजल्ट याद रख लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूछता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर था आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया। अरे बोलो यार, जस्ट उल्टा में। तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज डबल के बराबर हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं? और उसको क्या करना कि एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, उसी लाइन पर है तो 0 180 से कोई मतलब नहीं रखना। अब मान लो कि रहता कि पहले इधर था अब बाद में इधर हो गया, तो कई एक तरीका है। एक तो हो गया कि दोनों का वेक्टर फॉर्मेट में लेकर के चेंज ले लो, तुम समझ गए हो। ये मेन क्वेश्चन नहीं है जी, मेन क्वेश्चन ये सब है जो तुमको पूरा समझ में आ रहा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड पर विस्तार से चर्चा किया था, अभी आप खाली ऐसे याद रखिएगा। ये वो स्पेशल क्वेश्चन होता है कि इधर है बाद में इधर हो गया, सनारा परपेंडिकुलर नहीं गिरता है तो मैग्नीट्यूड में चेंज 2E के बराबर होता है और एरिया वेक्टर पता मल्टीप्लाई कर देना चला आएगा।
बाकी अलग अलग एंगल पर होगा, उसको हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर फ्लक्स का यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे फ्लक्स कितना है ये जान गए, मैटर खत्म है। मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स कितना है उससे नहीं मतलब है, वहां से कहानी आगे बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड में जनरली ये नहीं पूछता कि फ्लक्स कितना है, वो कोई दूसरा चीज पूछेगा जिससे फ्लक्स का जरूरत होगा तो और विस्तार से आगे किया जाता है। यहाँ पर हम फ्लक्स पर क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोलेगा कि फ्लक्स है तो उसके हेल्प से कौची तो होगा, वैसा नहीं। कौची मैंने समझते हो समझ आ रहा है क्या? तो गॉसेस लॉ में बस यहीं पर कहानी खत्म होता है। क्या फ्लक्स कितना है, बात खत्म। ईएमआई में पढ़ाता है क्या कि फ्लक्स का यूज, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो हम लोग विस्तार से देखेंगे। हमको नहीं लग रहा अभी तक कोई दिक्कत होना चाहिए, बोलो यार। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, तुम्हारा रोना वाला कहानी भी स्टार्ट हो गया। चलो आगे देखो। अच्छा एक चीज समझिएगा जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे ही लिख दिए हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो फ्लक्स नहीं बोलेगा, उसको लैंग्वेज में लिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पूछेगा वो फ्लक्स से हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज में लिख देगा तुमको पता नहीं चलेगा। तो यहां समझिएगा इसको कैसे पढ़ा जाता है। अरे ये लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो ऐसे ही पढ़ा जाता होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो पढ़ ले जाता है। तो हम लिखे काहे ले अरे तो है ये इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। मेडिकल वाला भले बोल सकता है कि वो कौची है तो ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर असपन ये कुछ ऐसे दे देता है। ठीक, छोड़ो मजाक किए थे, मेडिकल वाला भी होशियार होता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर वैसे कर देगा तो पता चल जाएगा ये कैलकुलेट करना है। इसको पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि हो सकता है वो लैंग्वेज में लिख देगा। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि समझना जी, यहाँ कौन है, डीएल है, मतलब वो किसी ना किसी लाइन का ही पार्ट होगा। ये किसका पार्ट होगा, लाइन का पार्ट होगा। तो इसको बोला जाता है ना लाइन इंटीग्रल। मतलब किस पर हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, लाइन पर। लाइन के छोटे छोटे पार्ट को देख रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ई वेक्टर डॉट डीएल क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो यार, डॉट तो है ये। अरे डॉट को भी साइड रखो, पहले भी इतना ही तुम देखो, समझ आ रहा है कि नहीं? इसको ऐसे ही बोल सकता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे बोले हम, अलोंग द लाइन भी बोल सकता है, लेकिन तुम अभी छोड़ दो, अभी तुम इतना ही जानो तो तुमको पकड़ा जाएगा। वो डॉट है इस कारण से अलोंग द लाइन बोले, तुम वो सब छोड़ दो। अभी इतना तो तुम कम से कम बोल पाओगे ना, है? हाँ तो उतना ही तुम बोलोगे तत्काल, पहला लेवल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसको क्या पढ़ोगे, ये डीएस ना है जी, तो इसका मतलब कोई लाइन का पार्ट होगा। हाँ बोलते हैं वो सरफेस का पार्ट होगा डीएस। अरे डीएल है तो लाइन का पार्ट होगा, डीएस है तो सरफेस का पार्ट होगा। तो ये समझ में आया कि इसको क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ई वेक्टर, अरे बोलो यार। तो यही कहानी है, उसके ब्रैकेट में भी कुछ लिखा जा सकता है, उसको छोड़ो। और ये वाला भी वही है क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में? अरे देखो पहले सुनो ना जी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां वो सरफेस क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? या ऐसे भी बोल सकते हो कि अरे अभी तुम वैसे तत्काल बोलो क्या कि ये केवल क्या बता रहा है कि क्लोज, बस इसका इंडिकेशन है कि वो सरफेस क्लोज है, वो कुछ बोल नहीं रहा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही, आइए पता रहेगा वो क्या है, क्लोज। समझ आ रहा है कि नहीं? तो या ऐसे बोल सकते हो, जो भी है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ऑन क्लोज सरफेस। अरे नौटंकी है, तुम समझ में आ रहा है ना तुमको, तो तुम इसको भी ऐसे बोलोगे। बस इन दोनों में यही अंतर है कि ये बोल रहा है कि क्या होगा, सरफेस ओपन होगा, ये वाला, ये वाला क्या बोल रहा है, क्लोज होगा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर जो दे दिया,
सरफेस ऐसे देगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्लोज सरफेस। चलो लिख दे रहे हैं, ऑन क्लोज सरफेस दे देगा। ऑन क्लोज सरफेस, अरे नहीं भी देगा तो आपका पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर क्लोज रहेगा तो क्लोज देगा, किसी ना किसी बहाने से तो क्लोज देगा ना जी। अब वो दे देगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में लिख देगा क्लोज सरफेस, तभी यह बात ना बोला जी। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो हम इसमें बस इतना ही में इंटरेस्टेड है कि यहाँ डीएल रहेगा तो हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस बोलेंगे, और डॉट है तो वो तो अलग कहानी है कि अलोंग दी का बात करेगा। और ई वेक्टर डॉट डीएस तो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आपको पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड में वहां रहेगा बी वेक्टर डॉट डीएस, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्लोज सरफेस। तो वहां पढ़िएगा कि ऑन क्लोज सरफेस जब लगा दिया तब वो हमेशा जीरो ही होता है। आगे हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाएंगे कि इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये हमेशा जीरो नहीं होता है, लेकिन इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्लोज सरफेस पर जीरो होता है। क्यों, वो वहां पढ़ेंगे। अरे बोलो यार। अच्छा एक चीज समझिएगा, ये चूंकि यहाँ पर बात हो चुका है तो बात निकली है तो दूर तक जाएगा। क्या यहाँ समझना चाहिए, समझना, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप पर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका दो कहानी होगा, समझना। हालांकि हम इसको चर्चा किए थे लाइन ऑफ फोर्स में भी। यहां पर अगर ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तब तो इसका वैल्यू जीरो होगा, ये समझ में आ रहा है। तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है तब आप ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर करिएगा तो अरे माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल होता है कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। अरे डी भी वैल्यू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आई या डीएल, तो ई वेक्टर डॉट डीएल होगा कि नहीं माइनस डी भी। अरे बोलो यार, माइनस डी भी होगा ना जी। अब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लोज लूप पर घूम गए तो क्लोज लूप में घूमने पर तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये समझ में आ रहा है कि ये जीरो होगा, नहीं समझ में आया। अगर जो ये वोर्टेक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोर्टेक्स है, तो भी जीरो होगा। क्या बताए थे ना कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, क्लोज लूप में घूमोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, नहीं। अरे बोलो यार, या ईएमएफ जीरो हो जाएगा, नहीं बोलो जी। तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने ये समझ में आया कि इसमें जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं। अरे बोलो यार, तो इस चीज को आप समझिएगा, बाद में पता चलेगा कि जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तत्काल जरूरी नहीं, मतलब जीरो नहीं होगा। मेरे दिमाग में चल रहा है ना कि आप उलझिए नहीं, तो छोटा फॉर्मेट में हम बताना चाह रहे थे। फिर से सुना एक बार हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल क्लोज लूप पर, क्लोज लूप पर, इसका मतलब इसका वैल्यू है जो कि माइनस डीवी के बराबर है क्लोज लूप पर। अरे बोलो यार, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो क्लोज लूप वहां नहीं बन सकता है, कोई घूम जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो ये समझ में आया कि जीरो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। लेकिन बताए थे ना कि एक होता है मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना था ईएमआई में, कि वो मूविंग चार्ज के कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो इसमें भी ये वाला जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया, बात पहुंचा आप तक, बोलो यार। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो चलो बाकी बाद में बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 4 रूल होता है, जिसमें यही पढ़ाता है कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल क्लोज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जीरो होता है हमेशा। ये समझ में आया कि ये वाला ऑलवेज होगा। कब, जब ये क्या रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन में रहे। तो अब वैसे आगे पढ़ना वो क्यों होता है बाद में देखेंगे कि बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ये क्या होता है, जीरो ऑलवेज। क्यों होता है वो वहां हम बताएंगे कि हमेशा क्लोज लूप बनाता है, ये सब नौटंकी चलते रहता है।
हम ही फरस्टिया जाएंगे। ये समझ में आया है ना जी? हो क्या रहा है ना कि दिमाग में जाता है कि बाद में बताना है और कुछ चीज पता नहीं चलेगा। हमको लगता है जो पढ़ा है ना पूरा आप तक पहुंचे, तो ये सब करना था, वहीं पर चर्चा करना था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पढ़ा दिया गया, ईएमआई में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा दिया था, और उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद पढ़ना रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहीं पर 4 इक्वेशन लिख दिया आता है कैसा होता है। अभी तत्काल आप जान ले, चूंकि टारगेट में है ना, तो बिना बोलने रहलो नहीं जाता, मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, और निकल जाता है तो लगता है क्या पूरे बात पहुंचे, और दिमाग में चलते रहता है क्या कि शायद समझने में दिक्कत हो रहा होगा, और उसी में हमको भी इरिटेशन होने लगता है। लिख देगा तो पकड़ा जाएगा ना कि क्या बोला है। अरे बोलो यार। अब हम लोगों को सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का क्या फीलिंग है, अगर ये आपको समझना है तो पहले क्या करेंगे ना कि हम लोग एंगल को देखते हैं। तो मान लो कि कोई लाइन है, ये प्लेन पर है, क्या है ये वाला प्लेन पर लाइन है, ठीक है। तो इस जगह से कोई चीज इसी प्लेन पर बिखर रहा है, मतलब मान लो पैसा फेंका रहा है, तो ऐसे है जो कि बिखर रहा होगा पैसा इसी प्लेन पर, तो इससे कुछ पैसा जो निकला सब तरफ, तो इस लाइन को कितना पैसा मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के हर पॉइंट को यहां से मिला देंगे। तो हर पॉइंट को अगर आप मिला दीजिएगा तो नहीं लग रहा है कि इतना दूर से जो भी पैसा जाएगा इसके हिस्से में जाएगा। तो एंगल का फीलिंग वही है कि कोई लाइन किसी पॉइंट को 2D में कितना से घेर लेता है, समझ में आ रहा है। तो कोई चीज वहां से बिखरेगा जब, तो जितना जैमा भाग वो घेरेगा उतना ही भाग का वो जिम्मेदार होगा जो वहां पर पहुंचे। जैसे कि एग्जांपल समझिए, कि एग्जांपल के हेल्प से समझिए कि कोई लाइन जो है किसी पॉइंट पर 60 डिग्री एंगल बनाया, तो जो पूरा उसको घेर लेता तो 360 डिग्री बनाता, तो पूरा जो घेरता उसको पूरा ना पैसा मिलता जी। यहां ये 60 डिग्री घेरा, तो टोटल का 1/6 भाग घेर लिया, तो जितना भी पैसा बिखर रहा होगा उसका 1/6 इसके पास पहुंचेगा। एंगल का कंसेप्ट है ना क्लियर। सॉलिड एंगल का भी वही कंसेप्ट है कि किसी पॉइंट से 3D में आप पैसा फेंकिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या करिए, 3D में पैसा फेंकिए, तो किसी सरफेस पर कितना पैसा जाएगा, ये जानने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये सरफेस 3D में कितना एंगल उस पर सबटेंड कर रहा है। तो 3D में कोई सरफेस कितना एंगल किसी पॉइंट पर सबटेंड करता है, कितना एंगल सबटेंड करता है 3D में, वही सॉलिड एंगल कहलाता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझिएगा, झालमुड़ी वाला है, ठीक है, या बेबी को कुल्फी खिलाते हुए वाला, समझिएगा क्या बोल रहे हैं। तो नहीं समझिए, यहां पर मान लो कि बंद होता है, वो बात बता रहे बंद होता, तो उसके हर पॉइंट से तुम मिलाते तो नहीं लगता कि इतना वाला भाग पर पूरा लाइन गया होता, तो ये घेराया हुआ है ना जी। इसको हम यहां से ये समझ रहा है कि ऐसे घेराया हुआ यहाँ पर देखोगे ना इसे, तो यही वाला भाग उसका क्या हो जाएगा, माने यही चीज सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो सॉलिड एंगल किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर कितना सबटेंड किया गया, इसके लिए उस सरफेस के हर पॉइंट को आप मिलाएंगे, तो एकदम नहीं लग रहा है कि ढेर सारा लाइन जाएगा, तो ये लाइनियां 2D में फैल रहेगा कि 3D में, 3D में, क्योंकि ये ऐसे है, तो इस पॉइंट पर ऐसे 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 सब तरफ से ना होगा जी। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 3D में घेरेगा, अरे बोलो यार, तो यही वाला कहलाएगा क्या, सॉलिड एंगल कहलाएगा। बाकी बाबू को आइसक्रीम नहीं खिलाना है। चलो याद रखो, सुना है, सुना क्या बोल रहे हैं जी। सॉलिड एंगल का फीलिंग क्या है, तो कोई सरफेस किसी पॉइंट को कितना घेरेगा, उस चीज को जब देखना हो तो हम लोग सॉलिड एंगल का कंसेप्ट लगाते हैं। कोई लाइन किसी पॉइंट को कितना घेरेगा, उसके लिए एंगल का कंसेप्ट लगाते हैं।
समझ में आया? तो अगर आपसे बोले कि एक बल्ब से एनर्जी निकल रहा है चारों तरफ, तो इस सरफेस पर कितना एनर्जी गिरेगा, तो आपको किसका जरूरत पड़ेगा, एंगल का कि सॉलिड एंगल का? सॉलिड एंगल का। तो टोटल सॉलिड एंगल का जैमा भाग ये कवर करेगा, उतना ही लाइट जाएगा उस पर, उतना ही भाग का वो हिस्सेदार होगा। ये क्लियर है? बस केवल इतना समझ जाना है, बाकी क्वेश्चन से गुजरोगे अपने क्लियर हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल का मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मान लो कि एक छोटा सा सरफेस है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को, अरे चूंकि छोटा है तो कहीं से भी दूरी इतनी ना होगा जी, तो इसको आर बोला गया, ठीक है। तो आर वेक्टर होगा ना इधर, अरे बोलो यार, और डीएस इधर है, इसके बीच में कुछ एंगल होगा, तो डिफाइन किया गया है छोटे से सरफेस के लिए। अरे छोटा सा सरफेस के लिए छोटा सा सॉलिड एंगल बनेगा, तो बराबर होगा किसके, तो तुम याद रखना डीएस cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अरे बोलो यार, वेक्टर फॉर्मेट में डीएस वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाई आर क्यूब बोलते हैं, डीएस वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाई आर क्यूब बोलते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। यही वाला खुलेगा किसमें, तो डीएस आर cos थीटा, तो आर से आर कटेगा तो ये हो जाएगा, तो ये 1 बाई आर क्यूब टाइप का फीलिंग नहीं देना चाहिए, 1 बाई आर स्क्वायर टाइप का। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि ये डायमेंशन लेस होगा, कैसे, डीएस भी एरिया नहीं थी, माने एल स्क्वायर आई भी एल स्क्वायर, तो ये कटेगा कि समझ में आया क्या, cos थीटा भी डायमेंशन लेस ही होता है। फिजिक्स में एकदम शुरू में यूनिट डायमेंशन में पढ़ाता है कि जितना का भी यूनिट होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा तो डायमेंशन भी होगा, एक्सेप्ट ये दोनों, सॉलिड एंगल और एंगल। जिसका यूनिट होता है, एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, मगर इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो बोला जाता है कि जिसका डायमेंशन है उसका यूनिट होगा ही, ये सच बात है। अरे बोलो यार, लेकिन जिसका डायमेंशन नहीं है उसका भी यूनिट हो सकता है, यही दोनों एग्जांपल है। बोलो यार, बाकी इसको छोड़कर क्या कोई एग्जांपल नहीं है, जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट नहीं, ये बात समझ में आ रहा है? इस दोनों को छोड़कर कोई दिक्कत लग रहा है? तो कैसे कैलकुलेट किया था, इस इधर अटले रहिएगा आपकी, सॉलिड एंगल कितना होगा, डीएस cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब अगर जो एरिया बड़ा रहेगा तो अलग अलग पॉइंट का दूरी, देखिए एरिया बड़ा है, इस पॉइंट पर हम लोग सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल कितना ये वाला सबटेंड करेगा वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि अलग अलग दूरी से आर अलग अलग ना होगा, एंगल भी अलग अलग होगा, तो वो इंटीग्रेशन से बनता है जो आपको करना नहीं, आपको सीधे रिजल्ट खाली याद रखना है कि सॉलिड एंगल कितना होता है, डीएस cos थीटा बाई आर स्क्वायर, या वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे देते हैं। अरे बोलो यार, उलट गए, काम खत्म है। अब आगे यहां देखो, याद रखना तुम कि क्लोज सरफेस इंटरनल पॉइंट पर 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। जैसे कि कोई क्लोज लूप है तो अपने अंदर वाले पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करता है, 4 पाई, सॉरी, अरे कोई लूप है तो इंटरनल पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करता है, 2 पाई 360 डिग्री। अब बाहर वाले पॉइंट पर 0, यहां देखो कोई लूप है तो अंदर वाले पॉइंट पर, ये लूप है तो अंदर वाले पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो पूरा मिलाओगे ना ये हर पॉइंट से, तो क्या दिखेगा तुमको, ये समझ आ रहा है क्या, 360 डिग्री दिखेगा, और बाहर वाले पॉइंट पर कितना दिखेगा, तो 0 डिग्री दिखेगा। अरे समझ में आ रहा है? ठीक उसी ढंग से आपको सॉलिड एंगल वाला भी याद रखना कि अंदर के पॉइंट पर, मतलब जिसको पूरे कोई घेर लेगा, तो हम बोलेंगे कि वो सरफेस उस पर 4 पाई सॉलिड एंगल बना रहा है, ठीक है। और क्लोज सरफेस बाहर वाले पॉइंट पर 0 स्टेरेडियन बनाएगा। अरे बोलो यार, तो ये आपको याद रखना, काहे क्यों नहीं करना, यहां पर आपको याद रहता है ना कि अंदर पूरे घेर लिया, माने इंटरनल पॉइंट पर 360 डिग्री बनाता लाइन, अब बाहर वाला पर 0 बनाता है। ठीक उसी ढंग से यहां पर अंदर वाले पॉइंट पर 4 पाई
स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनाएगा और बाहर वाले पर 0 बनाएगा। ये रटे हुए रहना तो कि इसका जरूरत पड़ेगा यूनिटरी मेथड में कि कोई चीज बिखर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पाई सॉलिड एंगल में वो बिखर रहा है, जब चारों तरफ बिखर रहा है तो यूनिटरी में जरूरत पड़ेगा, वो हम बता रहे हैं। तो ये आपको रट जाना, ये समझ में आ रहा है, तो दिमाग नहीं लगाना है कुछ। अब यहां देखो एक समझना है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई सरफेस ओमेगा, अरे ये वाला होता है बड़ा ओमेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये वाला होता है छोटा ओमेगा, तो अभी ओमेगा बोलेंगे। इफ अच्छा मैंने बोला क्या गया है कि अगर कोई सरफेस इतना सॉलिड एंगल किसी चार्ज पर बना लेता है, अरे यार गलती से लिखा गया 4 पाई, ठीक है। और कहा, अरे यार है, कोई बात नहीं, ये समझ आ रहा है कि 4 पाई है, तो कहेगा कैसे पढ़ा दिया ओम, आप कह रहे हो क्या? नहीं, ये तो सॉलिड एंगल का इंडिकेशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि 4 पाई है, बोले थे ना 4 पाई, 4 में बोल दिए, हाँ चलो ठीक है। ए समझना जी क्या बोल रहे हैं, याद रखो यार, इसको पढ़ा तुम जल्दी से। ये बोल क्या रहा है कि अगर कोई सरफेस किसी चार्ज पर इतना सॉलिड एंगल बनाएगा तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट करना है। तो तुम इसको छोड़ दो, पहले तुम एक देखना यहां ध्यान से कि अगर सरफेस 4 पाई सॉलिड एंगल बनाएगा तब तो वो जो उससे फ्लक्स निकलेगा उसके माने पूरे फ्लक्स का हिस्सेदार होगा। अरे किसी चार्ज से टोटल कितना फ्लक्स निकलता है तो क्या बोलोगे, Q बाई एप्सिलॉन। किसी चार्ज से टोटल फ्लक्स निकलता है Q बाई एप्सिलॉन। अब कोई उसको पूरा घेर ले है तो उसी से पूरा पास होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि जो सरफेस 4 पाई सॉलिड एंगल से किसी को घेर लेगा, मैंने पूरा घेर लिया, तो वो इतना फ्लक्स पाएगा। तो जो सरफेस 1 से घेरेगा वो कितना फ्लक्स पाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बटा 4 पाई। अरे बोलो यार, तो जो इतना से घेरेगा उसको कितना फ्लक्स मिलेगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। अरे बोलो यार, इसको लिख सकता है कोई KQ ओमेगा, नहीं समझा तो आया यूनिट, लेकिन तुम याद रखना सॉलिड एंगल का इसीलिए तो हम फीलिंग दे रहे थे कि वो जितना भाग 4 पाई का जैमा भाग वो घेरेगा, फ्लक्स का तैमे भाग है जो कि क्या होगा वो पाएगा। ये समझ में आया, बोलो यार। तो इसको आप रटते रहेगा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, पता नहीं क्यों नहीं पूछा, उसको पूछना चाहिए कि कोई सरफेस है किसी चार्ज पर इतना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो बताइए उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो कोई यूनिटरी भी लगा सकता है या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो मार देगा। अरे बोलो यार, तो इससे क्वेश्चन पूछने का चांस है या थ्योरेटिकली पूछेगा तो ये वाला भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब जल्दी देखना, खत्म हो गया। ये कैसे आता है वो नहीं जानो, इंटीग्रेट होकर के आता है। एक डिस्क अपने एक्सियल माने अपने एक्सिस पर किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है। ये वाला सॉलिड एंगल ना, ये तो थीटा ना है, सॉलिड एंगल समझा रहा है कि ये डिस्क है, तो ऐसे ऐसे होकर करके ऐसे बनता होगा, समझा रहा है कि तो सॉलिड एंगल ये वाला होगा। देखो सॉलिड एंगल कुछ इस टाइप के होगा, समझा रहा है, ऐसे कर्व में करके दिखाएगा ऐसे। अरे बोलो यार, तो डिस्क के कारण एक्सिस के किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनता है, तो ये याद रखना है कि बराबर होता है 2 पाई × 1 - cos थीटा। तो कैसे आया होगा, तो एक्चुअली इस पर क्या होता है ना कि एक रिंग लेकर करके एक छोटा सा लिया जाता है स्ट्रिप, समझ रहा, तो उसका सॉलिड एंगल निकाला था, फिर इंटीग्रेट किया जाता है तो चल आता है। बोलो यार, ds cos थीटा बाई r स्क्वायर इंटीग्रेट होता है, तो क्या होगा कि ये वाला रिजल्ट आ जाता है। अब क्या करना है कि आपको याद कर लेना। अरे बड़ा आसान है, देखो ना कैसे। डिस्क के कारण इंटेंसिटी कितना पढ़ते थे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बाई उतना, एक्चुअली उसको कोई भी पढ़ सकता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा ही जो है ना इतना होता है, देखो ना जी, ये x है, ये बड़ा निकाला जाएगा। तो तुम पढ़े थे ना वहां पर डिस्क के कारण इंटेंसिटी में
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस एक्स बाय ऐसे करके उसको कोई ऐसे भी पढ़ सकता था। इसको भी तुम पढ़ सकते हो कि डिस्क जो है कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता था 2 पाई इनटू 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ सकते हो। अरे बोलो यार, थीटा अगर यूज करोगे तो ये समझ में आया कि जो परपेंडिकुलर है या जो एक्सिस है उससे ये वाला एंगल, जल्दी जल्दी बोलो तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको हम इसी फॉर्मेट में क्यों लिखे ना, क्योंकि अप्लाई जब करोगे तो ज्यादातर यही वाला तुमको यूज होगा। कुछ नहीं करना, याद कर लेना। याद कैसे करना है तो वो याद एक तरह से नहीं है करना। वहां सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस cos थीटा होता था, तो यहां भी कितना हो जाएगा 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा तुमको पता है कि x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रख लेना ना, डायग्राम बनाना नहीं यार, बोलो यार। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन नहीं आया है कोई एग्जाम में, किसी में नहीं आया ना, आईटी में, जेईई मेन में, आप में किसी में नहीं आया। क्यों नहीं आया हम ही को आज तक समझ में नहीं आता, लेकिन हम खाली बता देते हैं क्यों कि देखो मतलब लगा हाँ यार ऐसा होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स में एक कहानी पढ़ते हैं ना कि अगर किसी दूसरे मीडियम में, डेंसर मीडियम में आप किसी को रख दीजिएगा, चलो मान लेते हैं कि जैसे कि ये पानी है, तो मछली को केवल यहां से जो लाइट आता है उसी के हेल्प से दिखता है, मछली को दिखता है पूरा भाग, लेकिन लाइट यहीं से आता है। खैर वो छोड़ दो, तुम यहाँ बल्ब जला दोगे मान लो वाटर में, तो इससे लाइट निकलेगा सब तरफ में जी। 2D में निकलेगा कि 3D में लाइट? 3D में। ये जल रहा है तो सब तरफ निकलेगा, तो उसमें यही पढ़ाता है कि जो क्रिटिकल एंगल तक से जाएगा वो बाहर निकलेगा, अब बाकी उधर से जाएगा भी तो टकरा के वापस हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ते हैं। तो अभी तत्काल ये समझ में आया कि ये बल्ब से लाइट जलेगा, तो जब नीचे जाएगा वो तो बाहर नहीं निकल पाएगा, और जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से होकर के जाएगा वो भी TIR में कंडीशन होगा। तो एक चीज आपको समझ में आया कि अगर बल्ब यहाँ जला देगा और रात का समय अगर तो बाहर से देखेगा तो केवल इतने दूर उसको उजला दिखेगा, क्योंकि यहीं से ना लाइट निकल रहा है, बाकी इधर से क्या होता है नहीं होता है, TIR हो जाता है। तो वो पढ़ना है वहां पर ऑप्टिक्स में। तो क्वेश्चन ये है कि इससे कितना पावर निकलेगा, तो इसका टोटल पावर P ना है जी। तो ये समझ में आ रहा है कि वो पावर 360 डिग्री बिखर रहा है, सॉरी मतलब हाँ वो पावर जो है एक्चुअली होता क्या ना कि 3D के केस में गलती से 360 निकलता है। ये जो पावर है जो लाइट है वो 3D में बिखर रहा है पूरे, मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल में बिखर रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, तो जितना ये सॉलिड एंगल बनाएगा वो उतनी का हिस्सेदार रहेगा। तो ये आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट C से जनरली किया जाता है। तो आप ये समझ सकते होंगे कि जो इस बल्ब को 4 पाई सॉलिड एंगल से घेर लेगा वो तो पूरे पावर का भागीदार हो जाएगा, तो जो इतना सॉलिड एंगल से घेरेगा वो इतना पावर का हिस्सेदार होगा। तो ये एक डिस्क टाइप का ना है जी, जहां पर समझ में आ रहा है कि इससे इधर भी C है इधर भी C है, बोलो यार, एक तरह से थीटा वाला हो गया। तो जो इतना सॉलिड एंगल से घेरेगा बताओ तो वो कितना पावर का हिस्सेदार होगा, तो P/4 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो थीटा यहाँ C हो जाएगा, C क्रिटिकल एंगल, और ये एंगल होता है क्रिटिकल एंगल होता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि हो जाएगा P/2 इंटू 1 माइनस cos C। अरे बोलो जी, तो अगर क्रिटिकल एंगल म्यू दे देगा तो क्रिटिकल एंगल तुरंत निकल जाता है। अरे बोलो यार, sin C का वैल्यू 1/μ हो जाता है। हम ये बस केवल बताना चाह रहे हैं कि ये समझ में आया कि इसमें सॉलिड एंगल का यूज हुआ। कैसे दिमाग क्लिक किया कि सॉलिड एंगल का यूज हुआ, तो कोई जगह से कितना पास करेगा जब यहां से निकलेगा तो इसका मतलब जितना वो घेरेगा। सब नौटंकी है, पहला लेवल में तो हम बताए अपना देते हैं, क्वेश्चन इससे आया नहीं है, ठीक है। अभी बस केवल इतने याद रखेगा सॉलिड एंगल तो ds cos थीटा बाय r स्क्वायर। अरे बोलो यार, और ये वाला याद रख लीजिएगा, किसी दिन पूछेगा वो, समझ आ रहा है कि नहीं, कि KQ ओमेगा होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है KQ ओमेगा, और अंदर वाले पॉइंट पर 4 पाई बनाता है और बाहर वाला पॉइंट पर 0 बनाता है। अरे बोलो यार, और ये कभी आ जाए तो मजा है। एक चीज समझ में आ रहा कि यहाँ पर चार्ज रख देगा, अब बोलेगा कि ये वो यहाँ पर रिंग है या सर्किल है तो उससे कितना फलक से पास हो रहा है, तो इसका मतलब समझ में आया कि इससे आपको क्या करना है, यहाँ पर
पहले सॉलिड एंगल कितना बन रहा है वो निकालोगे, और उसके बाद चार्ज मालूम तो वो वाला लगा दे सकते हो फॉर्मूला, या लिख भी दे सकते हो कि जो 4 पाई से घेर लेता तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स का हिस्सेदार हो जाता। तो एक से करेगा तो कितना, तो ये इतना कर रहा है तो कितना, ये समझ में आया। ज्यादा क्या भूखे इरिटेट हो गए यार। ठीक है तुम लेट लो। ओह भाग गया। आज बायो का क्लास है क्या? भाग गया।